हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आज जो अध्ययन करेंगे वो हैं एनोनिमस का पेपर किस प्रकार से आएगा, क्योंकि 1 जनवरी को आपका पेपर होना है। लगभग 1 महीना बाकी है। 1 महीने में यदि हम इन पेपरों का रिवीजन कर लेंगे पिछले पेपरों का, तो मुझे लगता है इनमें से ही पेपर रिपीट होंगे, क्योंकि हम इस पेपर का रिवीजन करने का उद्देश्य है आपकी पूरी जो 7th और 8th की किताब है वो कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए पहले ये देख लीजिए कि इनमें जो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, हिंदी एंड इंग्लिश हैं वो इस बार एनोनिमस के अंदर नहीं आएगी। आपके कौन से सब्जेक्ट आएंगे? आपके आएंगे रीजनिंग आएगी प्यारे बच्चों, और आपके मैथमेटिक्स आएगी, साइंस आएगी और सोशल स्टडी आएगी। यानी ये 4 सब्जेक्ट आपके एनोनिमस के अंदर आएंगे। और मेरिट किस प्रकार से बनती है? राजस्थान में पेपर होगा, यानी नेशनल का मतलब है पूरे इंडिया स्तर पर ये पेपर होते हैं, भारतीय स्तर पर, और अलग अलग स्टेट से अलग अलग जो कैंडिडेट हैं वो चुने जाते हैं। आपकी फिर मेरिट बनेगी, मान लीजिए राजस्थान को कितनी सीटें देते हैं फिर उनके अनुसार। लेकिन आप कहेंगे सर कितने मार्क्स आने चाहिए? यदि आपके 120 प्लस हैं तो आप इसमें दावेदारी के पात्र हैं, यानी आप इस दौड़ में रह सकते हैं। फिर क्या होगा? फिर आपको क्या होगा? आपको 12,000 रुपये पर सालाना मिलेंगे और 4 साल तक मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जब तक आप गवर्नमेंट विद्यालय में क्लास 12वीं में अध्ययनरत हैं। और कहीं आपके प्रश्न आते हैं, मान लीजिए मैंने 10वीं क्लास प्राइवेट स्कूल में कर ली, फिर वापस 11वीं में मैं गवर्नमेंट में आ गया, तो क्या मुझे रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक बार यदि एनोनिमस में कोई बच्चा ड्रॉप हो जाता है तो फिर उसके रुपए हैं वो उसके अकाउंट में नहीं आते। तो यह तमाम समस्याएं आपकी दूर हो गई होगी। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस प्रकार से प्रश्न हैं और क्या आते हैं। तो पहला पोर्शन हमारा है विज्ञान का, फिर इसी तरह हम जीके के और रीजनिंग के प्रश्न पेपर लेके आएंगे। और पहला प्रश्न हमारे पास में है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। चलिए पहले हमारे पास में ऑप्शन है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है रिकेट्स। तीसरा जो है क्वाइसिक्योर, और चौथा है हमारे पास में गलगंड रोग यानी गाइटर रोग। चलिए इनको समझते हैं। हमारे पास में विटामिन है ए बी सी डी, ये हैं। इनमें से ही प्रश्न विटामिन में से आएगा तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर विटामिन ए दिया है, हो सकता है बी आ जाए या सी आ जाए या डी आ जाए। चलिए ए क्या है? विटामिन ए से प्यारे बच्चों होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। इसमें क्या होता है? रात को कम दिखाई देता है, ये हमारी आंखों से संबंधित है। इसके उपचार क्या करें? इसके उपचार के लिए प्यारे बच्चों कोई भी विटामिन हो, उपचार के लिए हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। तो यह आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी विटामिन बी। विटामिन बी में हम बात करते हैं तो B1 में आए तो यह होता है, यानी हम कहें बेरी बेरी रोग होता है। प्यारे बच्चों क्या रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। यानी बेरी बेरी का मतलब है हमारी जो हार्ट है, हृदय है, उससे ये संबंधित है, हृदय की से संबंधित है, तथा उपापचय क्रियाओं में कमी आ जाती है। चलिए विटामिन सी के बारे में देखते हैं। इस बार विटामिन सी का प्रश्न 100% आएगा, तो इसके बारे में देखते हैं। चलिए हम एक कहानी समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक कैट है, बिल्ली है, वो एब्स्ट्रैक्ट मूड में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। किस मूड में बैठी हुई है? एब्स्ट्रैक्ट मूड में बैठी हुई है। और उसे पता है मेरे दांतों में, मसूड़ों में खून आ रहा है और मेरे लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो गई है। वो बस में बैठकर गोवा जाती है और टोमेटो जूस पीती है। तो चलिए आपने ये कहानी सुनी। तो कैट का मतलब हो गया विटामिन सी, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया प्यारे बच्चों यह एस्कॉर्बिक एसिड, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। यानी विटामिन सी का जो नाम है वो एस्कॉर्बिक होता है। और उन्हें पता है मेरे मसूड़ों में खून आ रहा है और शरीर से लड़ने की क्षमता कमज़ोर हो गई है, तो इसमें मसूड़ों से खून आता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, अर्थात इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। वो बस में बैठ के गोवा जाती है और टोमेटो जूस पीती है, अर्थात ये गोवा अमरूद में और टोमेटो टमाटर में पाया जाता है। और यह भी ध्यान रखें विटामिन सी है प्यारे बच्चों वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे इसका मेन सोर्स होता है वो आंवला व नींबू है। यह बहुत ध्यान रखें
खट्टे जो पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी के स्रोत भरपूर माने जाते हैं। तो यह है, तो यहाँ पर आपका विटामिन सी क्या हो गया, कंप्लीट। विटामिन डी की कमी से प्यारे बच्चों क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। यानी विटामिन डी है, इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं, और इससे हमारी हड्डियां क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो ABCD के बारे में आपने देख लिया। क्वाइशिकीय रोग क्या होता है प्यारे बच्चों, ये प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन दालों में पाया जाता है, यानी प्रोटीन का भरपूर स्रोत है दाल। तो यह आप ध्यान रखें, दाल में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और प्रोटीन की कमी से प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन हमारे शरीर में यदि कोई अंग में टूट फूट हो जाती है तो उसकी मरम्मत करने का काम प्रोटीन करता है। अब हमारी बात आती है गलगंड रोग। प्यारे बच्चों, ये गाइटर रोग होता है, ये हमारी थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। ये कहाँ पाया जाता है, ये हमारी जो गले के अंदर आप एक टेटवा देखते हो, उभारनुमा संरचना, यही थायराइड ग्रंथि है। और यह आयोडीन की कमी से होता है, यानी इससे हमारे गले में थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिसे गलगंड रोग कहते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, गलगंड रोग होता है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। और खून की कमी में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। एनीमिया, यह भी ध्यान रखें, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए, यह आपका कंसेप्ट मुझे लगता है पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, अमीबा के किस अंग की सहायता से भोजन निगलता है, विद द हेल्प ऑफ विच ऑर्गन्स अमीबा सोलॉज द फूड। सोलॉज द फूड, फर्स्ट है जीभ, टंग, पादाप, शूडोपोडिया, यहाँ पी साइलेंट रहेगा प्यारे बच्चों, शूडोपोडिया इसको कहते हैं, मुख गुहिका, माउथ कैविटी एंड आंत इंटेस्टाइन। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। पहले यह शब्द अमीबा, अमीबा का मतलब होता है अमर, यानी कभी नहीं मरने वाला। ये प्रथम जो है प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, अमीबा। यानी हम कह सकते हैं अमीबा का मतलब होता है ऐसा प्राणी जो अमर है और अपना आकार निरंतर बदलता रहता है, इसे अमीबा कहते हैं। अमीबा की अक्सर हम संरचनाएं इस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसकी संरचनाएं ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। ये ध्यान रखें, इसकी संरचना अनियमित आकार होती है, लेकिन यह चित्र में इस हिसाब से समझाया गया है। अमीबा में क्या होता है प्यारे बच्चों, यह भोजन कैसे पकड़ेगा, जब यह किसी ठोस सतह के संपर्क में आता है तो अपने ये कूटपाद की सहायता से यहाँ पर यह अमीबा भोजन के कणों को फंसा लेता है और अंदर फिर ये खाद्य धानियाँ इसके अंदर होती है, खाद्य धानियाँ, इसमें इसका भोजन का क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है। तो यह शुदाप यानी पादाप के द्वारा, शूडोपोडिया, यह पैर होते नहीं हैं, पैर के समान दिखते हैं, इसलिए इसे शूडोपोडिया कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे अमीबा होता है। अमीबा में एक प्यारे बच्चों यह ध्यान रखना, इसमें द्विखंडन द्वारा जनन होता है। द्विखंडन यानी हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, बाइफिक्सेशन होता है, द्विखंडन यानी बाइफिक्सेशन के द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, अलैंगिक जनन यानी अनसेक्सुअल जो है वो रिप्रोडक्शन इसके अंदर पाया जाता है, वो बाइफिक्सेशन के द्वारा होता है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है, यह भी प्रश्न है। बाइसेक्सुअल में क्या होता है प्यारे बच्चों, यानी जो एसेक्सुअल होता है इसमें, उसमें होता क्या है द्विखंडन में, द्विखंडन, नाम देखिए क्या है, द्विखंडन, यानी जब किसी प्राणी का शरीर दो खंड में बदल जाता है और प्रत्येक खंड से नया जीव बनता है, इसे कहते हैं द्विखंडन। चलिए समझते हैं। मान लीजिए यह अमीबा है और अमीबा में ये केंद्रक हैं। पहले प्यारे बच्चों क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। तो इसमें क्या होगा, पहले ये अमीबा में ये केंद्रक लंबा हो जाता है, फिर ये केंद्रक दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ये अमीबा है, इसका दो केंद्रक बन गई, फिर इसके कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिससे एक जनक अमीबा और एक संतति अमीबा बनते हैं। तो ध्यान रखें, अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वो द्विखंडन बाइफिक्सेशन के द्वारा होता है। सबसे पहले इसमें केंद्रक का विभाजन होता है, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ये ध्यान रखें, इनिशियली किसका विभाजन होगा, यानी डिवाइडेशन होगा न्यूक्लियस का, आफ्टर देन द साइटोप्लाज्म, इनका विभाजन होता है। फिर दो प्रकार के, एक पुत्री अमीबा और एक जनक अमीबा बनते हैं। अब हमारे पास में आता है जीभ। यह प्यारे बच्चों आहार नाल का भाग है।
जीभ इस प्रकार से होती है। जीभ का आगे का भाग स्वतंत्र होता है। चलिए इसको अच्छे से बनाते हैं। यह जीभ का आगे का भाग स्वतंत्र होता है, पीछे का भाग है वो मुख गुहा में अधर तल पर जुड़ा हुआ रहता है। अब जीभ में स्वाद का प्रश्न आ सकता है। ऊपर का भाग नमकीनी, देखिए एक आपको ध्यान रखना है, ये जीभ है तो एक आपको मी नय ख यह ध्यान रखना है। मिनक शब्द याद रखना है। जीभ का आगे का भाग मीठे का स्वाद कराता है और बीच वाला भाग नमकीनी और साइड वाला जो भाग है वो खट्टे का हमें स्वाद कराता है। ये जीभ के बारे में है। फिर हम कह सकते हैं मुख गुहिका में क्या पाए जाते हैं? हमारा जो मुंह है होता है उसको खोल कर देखिए। मुख गुहिका में दांत पाए जाते हैं, जीभ पाई जाती है और प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है मुख गुहिका के अंदर? प्लेट। यह एक कोमल प्लेट भी होता है, यानी तालू जिसे कहा जाता है, यानी हम कह सकते हैं तालू होता है। यह कठोर भी होता है, हार्ड भी होता है। आंत है, आंत में क्या होता है प्यारे बच्चों? डेफिनेट प्रश्न आएगा। एक तो होती है हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन यानी जिसे सुदांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सुदांत्र यानी छोटी आंत। एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं बड़ी आंत्र यानी इसे वर्दांत्र भी कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आंत दो भागों में बटी हुई होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन शुदांत्र और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत्र। देखिए इसमें होता क्या है प्यारे बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में अधिकांश भोजन का पाचन हो जाता है तथा यहीं पर पचित भोजन रक्त में अवशोषित होता है। इसमें छोटी छोटी संरचनाएं, रोमनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिसे विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं, जिसे हिंदी में रसांकुर कहा जाता है। तो ध्यान रखें, पचित भोजन का रक्त में अवशोषण कौन से भाग में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, शुदांत्र में, छोटी आंत्र में, और यहीं पे रक्त भोजन का अधिकांश पाचन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है प्यारे बच्चों? लार्ज जो इंटेस्टाइन है हमारे पास में, बड़ी आंत्र, ये क्या करती है? जल व खनिज लवण का, यानी यह मेन जो जल होते हैं वह खनिज लवण है इनका, यानी जो हमारे पास में अपचित भोजन आता है उसमें से यह अवशोषित कर लेती है वापस। तो अपचित भोजन से यह जल व खनिज लवण को अवशोषित कर लेती है। बाद में यह अपचित भोजन मलाशय में इकट्ठा होता रहता है। तो आपने लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझ गए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तो इस ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर क्या होगा? पादाप। इस पेपर को लाने का न्यू कंसेप्ट क्लासेज का यही उद्देश्य है, आपके तमाम जो 8th क्लास के अंदर साइंस में पर्सन है 7th 8th या 6th में से, वो पूरा का पूरा आपका सिलेबस क्लियर हो जाए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समांगी मिश्रण क्या है? द एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। देखिए प्यारे बच्चों, समांगी मिश्रण होता क्या है? अक्सर आप देखते हैं कि आपने नमक के यानी जल के अंदर नमक मिला दिया। क्या मिला दिया प्यारे बच्चों? जल में क्या मिला दिया? नमक। और नमक का सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जल का सूत्र होता है H2O, अणु सूत्र। तो आपने क्या देखा? क्या नमक इसके अंदर मिश्रित हो जाता है? बिल्कुल, आप कहते हैं घुल जाते हैं। तो हम कहेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं या घुल जाते हैं तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। When two are componented are mixed into each other, these are known as homogeneous mixture। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं समांगी मिश्रण आप समझ गए क्या होता है। दूसरा क्या होता है समांगी मिश्रण की विशेषता? जैसे आपने नमक को जल में घोल दिया, चाहे आप यहाँ से चम्मच नमक पानी ले, यहाँ से ले या यहाँ से ले, सब जगह आपको क्या होगा? यानी बराबर खाराश लगेगी, यानी इनका प्रत्येक जगह पर विलयन में संगठन समान होता है। तो चलिए हम देखते हैं। शक्कर व दूध का मिश्रण, बिल्कुल दूध में शक्कर घुल जाती है प्यारे बच्चों, समांगी मिश्रण है। रेत व लोहा नहीं मिलता है, मिट्टी व पानी नहीं मिलती है, तेल और पानी नहीं मिलता है। ये क्या है आखिर? यह है विषमांगी मिश्रण, अर्थात वे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में नहीं मिलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं। तो यहाँ पर पहला हो गया मिक्सचर ऑफ शुगर एंड मिल्क, हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, उपयुक्त परिवर्तन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे पास में एक परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, एक परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो देखिए भौतिक का मतलब होता है फिजिकल चेंजेज और रासायनिक का मतलब होता है केमिकल चेंजेज। तो हम यहाँ पर न्यू कंसेप्ट क्लासेज यह चाह रहा है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी एनएनएमएस के एग्ज़ाम तो देते ही हैं, जैसे महात्मा गांधी के अंदर हैं, तो उनको भी उनका बेनिफिट मिले, उन्हें कहीं भटकना ना पड़े, क्योंकि इनका प्रश्नों का उत्तर ट्रांसलेशन यथा समय इंग्लिश में भी किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको तमाम जो न्यू अपडेट हैं वो न्यू कंसेप्ट क्लासेज के द्वारा आपको मिलते रहे। चलिए हम चलते हैं। भौतिक परिवर्तन में हम एक चीज़ देखते हैं फिजिकल में, भगोड़ा। क्या होता है प्यारे बच्चों? भगोड़ा। तो भगोड़े का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई बच्चा घर पर गृह कार्य नहीं करता है, उसकी मम्मी डांटती है तो वो घर से बाहर चला जाता है। अब बताओ प्यारे बच्चों, वो क्या घर से बाहर काफ़ी समय तक रहेगा? नहीं। आप कहोगे उसे भूख लगेगी तो वह वापस आ जाता है। तो हम कह सकते हैं जब कोई पदार्थ, क्रियाकारक पदार्थ उत्पाद में बदलता है और उत्पाद पुनः कुछ समय बाद क्रियाकारक में बदल जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात क्रियाकारक पदार्थ, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों एक शब्द आएगा क्रियाकारक। क्या आएगा? क्रियाकारक। क्रियाकारक, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ उत्पाद। उत्पाद, और यहाँ पर तीर का निशान, दो अर्ध तीर। यानी जब वे परिवर्तन जिसमें क्रियाकारक उत्पाद में बदलते हैं और उत्पाद पुनः क्रियाकारक में बदलते हैं, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ए चेंजेज इन विच द reactant are converted into product after then the product are converted into reactant, these changes are known as physical changes। तो आपने यहाँ पर यह समझ गए फिजिकल चेंजेज में क्या होता है। चलिए इसके उदाहरण को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में जल है। क्या है प्यारे बच्चों? वाटर। आप इसको किस में रखते हैं? फ्रिज में, तो ये बर्फ़ में बन जाता है। और जैसे ही आप फ्रिज से बाहर निकालते हैं या लाइट चली जाती है 6-7 घंटे तक, तो ये वापस जल में बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा जल और बर्फ़ एक दूसरे में बदल रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो जाता है? ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, अर्थात फिजिकल चेंजेज कहलाते हैं। अब हम कहेंगे क्रियाकारक क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखें, दो शब्द इस्तेमाल मैंने किए, क्रियाकारक। क्रियाकारक अर्थात इसको मैं कहता हूँ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और उत्पाद को मैं क्या कहूँगा? उत्पाद को मैं कहता हूँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे समझते हैं, चलिए उदाहरण के लिए। तो क्रियाकारक क्या होते हैं? चलिए पहले हम विज्ञान की भाषा में समझते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्रियाकारक कहलाते हैं और बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद। जैसे सपोज कीजिए आपने प्यारे बच्चों आटा लिया, नमक लिया और पानी लिया, और इसको मिश्रण करके आपने क्या बना दी? रोटी बना दी। और कौन सी रोटी? गरम गरम रोटी। उसको क्या कर गए? आप खा गए। तो यहाँ पे जो नमक, आटा और पानी है वो कहलाता है क्रियाकारक, और जो रोटी बनी वो कहलाती है उत्पाद। तो आप यह समझ गए होंगे। चलिए बताइए, आपके पास में कुत्तर काटने वाली एक मशीन है। इसमें इधर की तरफ तो आप अपने जो कुत्तर के जो बाजरे के डंकुले होते हैं, जिसे आप पूड़ा कहते हैं, वो रखते हैं। इधर आपकी कुत्तर तैयार होती है। कुत्तर जो आप जानते हो कुत्तर क्या होती है, जो यानी जो पशु खाते हैं। तो बताइए क्रियाकारक कौन है, उत्पाद कौन है? तो हम कहेंगे क्रियाकारक पूड़ा है, कुत्तर क्या है? उत्पाद है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाली यानी मशीन में किसको डाला गया? पूड़े को। क्या निकली? कुत्तर। तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्रियाकारक कहलाते हैं, और कुत्तर जो बनी, बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे इस उदाहरण की सहायता से। तो चलिए हम आगे समझते हैं। पहला हमने भौतिक परिवर्तन में यह समझा, क्रियाकारक क्या करता है? क्रियाकारक उत्पाद में बदलता है, और उत्पाद किस में बदलता है? क्रियाकारक में बदलता है। दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों? भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणधर्म बदलते हैं। भौतिक गुण
धर्म बदलते हैं। अर्थात इन दिस चेंजेज द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजेज, यानी भौतिक गुणधर्म बदलते हैं। अब हम कहेंगे सर भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ की अवस्था से संबंधित हो, अर्थात ऐसे परिवर्तन हमें छूकर या देखकर बता सकते हैं। तो बताइए, अभी मोबाइल में आपको स्क्रीन में जो कैसा दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सफ़ेद। जैसे आपके सर आपके बोर्ड पे पढ़ाते हैं, कैसा बोर्ड होता है? सफ़ेद। जो मार्कर में स्याही होती है वो कैसी होती है? ब्लैक। तो रंग कैसा हो गया? भौतिक परिवर्तन। आप प्यारे बच्चों जब गरम गरम चाय बनाते हो तो छूते हैं तो कैसी लगती है? गरम लगती है। तो हम कहेंगे जो हमारे पास में गलनांक हैं वह क्वेथनांक हैं। अर्थात जो क्वेथनांक हैं यानी MP एंड BP, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो भी हमारे पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि हम इसे तापमापी के द्वारा आसानी से माप सकते हैं। चलिए फिर हम कहते हैं घनत्व यानी डेंसिटी। इसको कहते हैं डेंसिटी यानी भार। हम आसानी से इसको तोल के बता सकते हैं। तो ये क्या है? भौतिक गुणधर्म है। तो चलिए मुझे ये बताइए कि मान लीजिए यह हमारा मोबाइल फ़ोन है, ये बताइए ठोस है, तो ये कौन से परिवर्तन को दर्शाता है? भौतिक को, क्योंकि हमने देखते ही इसको बता दिया। तो भौतिक परिवर्तन यानी ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम छूकर या देखकर आसानी से बता सकते हैं, वो सामान्यतया भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अर्थात भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, भौतिक गुणधर्म बदलते हैं। चेंजेस द ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ आप समझ गए होंगे भौतिक परिवर्तन की दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या होती है प्यारे बच्चों? भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। अस्थायी अर्थात क्या होते हैं? टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी होते हैं। देखिए क्यों? ये बच्चा जिसको माँ ने डांटा वो बाहर चला गया और कुछ समय बाद वापस आ गया, तो ये स्थायी रूप से बाहर नहीं गया था, ये तो वापस आ गया। तो हम कह सकते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं यानी टेम्परेरी होते हैं। फिर हम कहते हैं इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है। अर्थात इन द फिजिकल चेंजेज डोंट फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, यानी जो फिजिकल चेंजेज होते हैं वो डोंट फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, ये नया पदार्थ नहीं बनाते हैं। आप कहोगे कैसे? तो चलिए हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा बर्फ़ को आपने क्या किया? फ्रीज में रखा, पानी बना, यानी फ्रीज में से बाहर निकाला, पानी बना। बर्फ़ और पानी को जैसे ही फ्रीज में रखा बर्फ़ बन गई। तो इन बर्फ़ का और पानी का तो अणुसूत्र H2O ही हुआ ना, तो इसमें कोई नया पदार्थ बना नहीं। अर्थात इसमें केवल अवस्था परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ की अवस्था बदलती है। तो अर्थात चलिए आज आपने भौतिक परिवर्तन के बारे में देखा। नेक्स्ट एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन में हमेशा 2 अर्ध तीर चिन्ह लगाए जाते हैं। कौन से लगाए जाते हैं? 2 अर्ध तीर चिन्ह लगाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन को दर्शाते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन को दर्शाते हैं यानी रिवर्सिबल प्रोसेस को दर्शाते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस को दर्शाते हैं, यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं, चलिए हम देखते क्या है। मान लीजिए A है और यहाँ पे B है। ये कह रहा है A B में बदलेगा और B कुछ समय बाद में A में बदलेगा। तो यह तमाम जो परिवर्तन है गुणधर्म है वो भौतिक गुणधर्म के हैं। तो चलिए हमें बताइए प्यारे बच्चों कि भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। नंबर 1, पदार्थ के भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। नंबर 2, यह परिवर्तन स्थायी होते हैं। नंबर 3, यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। नंबर 4, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये तमाम फैक्ट क्या है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं? रंग होता है, घनत्व होता है, तापमान होता है, गलनांक होता है, क्वथनांक होता है और इस प्रकार से अपवर्तनांक भी हम कह सकते हैं। तो टेम्परेचर, रंग, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर इन्वॉल्व इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ आप समझ गए होंगे ये। अब देखिए प्यारे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन जस्ट इसका उल्टा होता है। मान लीजिए, सपोज कीजिए हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की यानी केमिकल चेंज की। राख का मतलब होता है राख। क्या होता है? राख। प्यारे बच्चों आप खुद बताइए,
जब किसी पदार्थ की एक बार राख बन जाती है तो क्या उससे हम वो पदार्थ बना सकते हैं? आप कहोगे नहीं बना सकते। जैसे मेरे पास कोयला है, कार्बन, इसको मैं वायु की उपस्थिति में जला रहा हूँ तो मेरे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। हम कहते हैं इसका धुआंधा निकलता है ना, तो इसका मतलब उस गैस से वापस कोयला प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आपके पास में कागज़ है, तो कागज़ को आपने क्या किया प्यारे बच्चों? जलाया। तो जलाने पे आपने क्या किया? इसका तो कोयला बन गया। तो हम कह सकते हैं ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, अर्थात हम कह सकते हैं केमिकल चेंजेज इन विच द केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजेज। तो क्या होती है इसमें? केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे हम क्या कहें, मान लीजिए मैं आपको कहूँ आपके हृदय में क्या क्या है, आपके किडनी में क्या क्या है, आपके जो लीवर है उसमें क्या है, आप नहीं बता सकते ना। इसके लिए हम क्या कराते हैं, यानी एक्सरे या सोनोग्राफी कराते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ के यानी किसका बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या है, उसका यदि हमें पोस्टमार्टम करना हो तो वो क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ये समझने के लिए है प्यारे बच्चों। जैसे मैं कहूँ बताइए फ़ोन के अंदर क्या क्या मिला हुआ है, आप कहोगे हमें क्या पता। तो इसके लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन में घोलते हैं और इसके पूरे के पूरे कंपोनेंट का पता लगा लेते हैं इसमें क्या क्या घुला हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक संगठन चेंज होते हैं। दूसरा, यह परिवर्तन स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब परमानेंट होते हैं। जैसे कार्बन से एक बार क्या है कि कार्बन को जलाने पर जो CO2 बनी तो बन गई प्यारे बच्चों, फिर वापस CO2 से यह नहीं बना सकते। जैसे उदाहरण देते हैं हम, दूध है उससे दही बन गया, तो क्या आप प्यारे बच्चों दही से वापस दूध बना सकते हो? आप कहोगे नहीं। तो इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। मैं आपको कहूँ प्यारे बच्चों, दूध में आपने चाय पत्ती डाली और चाय बना ली, बताओ चाय से वापस दूध बना सकते हो? आप कहोगे नहीं। जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों, मान लीजिए लोहा है, इस पर जंग लग गई, क्या लग गई? जंग, लोहा खराब हो गया, तो वापस आप नया लोहा बना सकते हो? आप कहोगे नहीं। जिसमें उत्तर नहीं आए वो रासायनिक हैं, जिसमें आए वो भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो चलिए, तो तीसरा प्रश्न पॉइंट, यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। अनुत्क्रमणीय यानी क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं अनुत्क्रमणीय? मान लीजिए अभी मैंने कहा ए बी में बदलेगा लेकिन बी वापस ए में नहीं बदलेगा, अर्थात ऐसे परिवर्तन जिसमें क्रियाकारक उत्पाद में बदलते हैं लेकिन उत्पाद पुनः क्रियाकारक में नहीं बदलते, ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ए चेंजेज इज व्हेन द रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बट द प्रोडक्ट आर नॉट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, सो दीज चेंजेज आर केमिकल चेंजेज। तो आपने यहाँ पर समझ लिया। और ये ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उसको एक पूर्ण तीर के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होते हैं उसे दो अर्ध तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। ये अनुत्क्रमणीय है, ये उत्क्रमणीय है, अर्थात ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है प्यारे बच्चों? नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है, यानी टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इन दिस केमिकल चेंजेज। चलिए, यह आपने देख लिया। यांत्रिक अलग बात है, जैविक अलग चीज है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम को अब यहाँ पर हम समझते हैं प्यारे बच्चों, जिस किसी भी शब्द में पिघलना, घुलना और मिलना शब्द आ जाए वो क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। पिघलना, घुलना और मिलना, ये शब्द आ जाएं वो भौतिक परिवर्तन। देखिए, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, जल का नमक में घुलना भौतिक परिवर्तन, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन और शर्करा का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन। तो ये समझ गए। रासायनिक परिवर्तन में क्या आते हैं प्यारे बच्चों? जलना या दहन, यह शब्द आ जाएं भौतिक परिवर्तन यानी दाह संस्कार। तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं जलना और दहन आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो CO2 बनता है। पहले तो आप ये देख लीजिए तीर का निशान कैसा आया है,
मैंने पहले ही कहा था पूरा तीर जब आ जाए तो वो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। आप तीर को देख के ही बता सकते हैं। दूसरा आप कहेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैं मैग्नीशियम नहीं प्राप्त कर सकता, तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक। मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपके पूरा क्लियर हो गया होगा। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो लाइक का भी प्रश्न बनता है, तो ज़रूर लाइक करें। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को आप स्किप न करें, एक बार अच्छे से देखें। इनमें मुझे लगता है आपके 100% जो हैं पेपर इन्हीं प्रश्नों में से रिवीजन होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है पेपर को लेकर पूरा कोर्स सिलेबस करवाने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए सबसे पहले समझते हैं ये सोडियम बाइकार्बोनेट कौन सी बला है। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaSCO3। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। पहले तो यह ध्यान रखें। फिर एक ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में CO3 आ जाए तो 100% वो गैस कौन सी देगा, CO2 देगा। कौन सी गैस देगा, CO2। तो इसी प्रकार यदि कहीं NO3 आ जाए तो कौन सी गैस देगा, NO2। तो पहला कंसेप्ट तो आप देखते ही समझ गए। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ सोडियम कार्बोनेट, मान लीजिए बाइकार्बोनेट नहीं दिया तो भी कौन सी बनेगी, CO3 आते ही CO2 गैस। तो कौन सी गैस बनती है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए इनके बारे में समझते हैं। हाइड्रोजन गैस तो क्या होती है प्यारे बच्चों, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, क्या करता है, धातु से, तो कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन प्लस लवण देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन और लवण। हाइड्रोजन गैस तो तब आती है जब व्हेन द रिएक्ट ऑफ एसिड विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस स्वयं ज्वलनशील होती है। अब हमें प्रश्न आता है हाइड्रोजन गैस का टेस्ट कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास में साबुन का विलयन होगा, इसमें हम हाइड्रोजन गैस को गुजारेंगे तो इसके बुलबुले बनेंगे। इसके जो बबल्स बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो ये मोमबत्ती फट फट की आवाज़ में जलेगी, यानी पॉपिंग साउंड में जलती है, अर्थात यह हाइड्रोजन गैस है। दूसरा ऑक्सीजन, यह किसी गैस यानी पदार्थ को जलाने में सहायक है। आपने देखा होगा गैस का जो चूल्हा होता है प्यारे बच्चों, उसके नीचे एक छेद होता है। आप कभी देखना उस छेद को बंद करके फिर इस जैसे ही चूल्हे पर कितना भी लाइटर का प्रहार करो ये नहीं जगेगा। अर्थात यदि आप ये जो छेद हैं ये खुला है तो ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, जिससे ये जो LPG गैस है वो जलती है। तो यह आपने समझ लिया। दूसरा आपने देखा है कभी प्यारे बच्चों, आप कोयले को खुला छोड़ देते हैं, तेज हवा चलती है तो ये अचानक क्या कर लेता है, आग पकड़ लेता है। ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक है। CO2 गैस क्या होती है प्यारे बच्चों, आग को बुझाने के काम आती है। चलिए समझते हैं। अग्निशामक जो लोग यानी आग को बुझाने में, आग को बुझाने के बारे में हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से ये काम करेगी। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं, आग को बुझाने में किस प्रकार से ये काम करती है। तो क्या होता है कि प्यारे बच्चों, यदि कोई विद्युत से कोई आग लग जाए, बिजली में कोई आग लग जाए, प्लस हम कहें पेट्रोल या डीजल से कोई आग लग जाए, तब उस आग को बुझाया जाता है CO2 से। किससे बुझाया जाता है, CO2 से। यदि कोई कागज में आग लग जाती है या लकड़ी में आग लग जाती है, उसको बुझाया जाता है पानी से। किससे बुझाया जाता है, पानी से। अब हम क्या करते हैं, यानी जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है प्यारे बच्चों NaSCO3, इसका उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। अग्निशामक में किस में करते हैं, अग्निशामक में। यानी जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं वो इसकी जो टंकियां भरी हुई होती है, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप के पास में इस प्रकार की टंकियां रखी हुई होती है, बसों में भी रखी हुई होती है, और जब हम फिल्म देखने जाते हैं वहाँ पर भी क्या होती है, लाल कलर की, रेड कलर की टंकियाँ हैं वो रखी होती है। इनमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बाई चांस कभी आग लग जाती है तो इसको उल्टा पटका जाता है, जिससे CO2 गैस बाहर निकलती है। चलिए देखते हैं CO2 किस प्रकार आग बुझाती है। मान लीजिए यह हमारा बिजली का तार है, यहाँ पर आग लग गई प्यारे बच्चों,
तो यहाँ पे आग लग जाने से क्या होता है, CO2 का छिड़काव करते हैं। CO2 ऑक्सीजन से क्या होती है, भारी होती है, जिससे क्या होता है, ये ऑक्सीजन इस दाहक पदार्थ के संपर्क में, फ्यूल के संपर्क में नहीं आ पाता, यानी ये ऑक्सीजन एक कंबल के समान काम करती है। अर्थात हम कह सकते हैं ऑक्सीजन और दाहक पदार्थ के बीच में, यानी यह एक आवरण बना लेती है जिससे उन ऑक्सीजन और दाहक पदार्थ के बीच में संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, CO2 जो होती है प्यारे बच्चों, वो जो फ्यूल जो आग पकड़ता है दाहक पदार्थ, उसके ज्वलन ताप को कम कर देती है। यानी ज्वलन ताप जैसे ही कम हो जाएगा तो उससे क्या है, आग बुझ जाएगी। अब हम कहते हैं ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन जलता है, यानी ईंधन जलता है, वह न्यूनतम ताप जिस ईंधन का ज्वलन ताप क्या होगा प्यारे बच्चों, कम होगा, वो ईंधन आसानी से जलता है। जैसे पेट्रोल डीजल आसानी से आग पकड़ते हैं क्योंकि इनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। लकड़ी आसानी से आग नहीं पकड़ती क्योंकि इसका ज्वलन ताप क्या होता है, अधिक होता है। तो आपने ये समझ लिया। HCl तो प्यारे बच्चों क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और यह होता है प्रबल अम्ल। क्या होता है, प्रबल अम्ल, क्योंकि ये इसको जैसे ही जल में घोलते हैं तो ये H+ आयन देते हैं। तो चलिए यह भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मैंने पहले ही वादा किया था प्यारे बच्चों कि जैसे जैसे हम इन प्रश्नों के बारे में देखेंगे तो हम डीपली में पूरा सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, यानी लेक ऑफ इंसुलिन हार्मोन कोजेज। यहाँ पर क्या उत्पन्न करेगा इंसुलिन हार्मोन, चलिए समझते हैं। मधुमेह, डायबिटीज, नंबर 1 गलगंड, स्कर्वी, बेरी। तो देखिए मैंने पहले ही बताया था, स्कर्वी रोग तो होता है विटामिन C की कमी से, बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से, गलगंड रोग जो होता है आयोडीन की कमी से। तो यहाँ बचा कौन, मधुमेह। चलिए हम समझते हैं इंसुलिन हार्मोन क्या कहता है। यहाँ प्यारे बच्चे इंसुलिन को समझने के लिए देखते हैं, हम जब भी कोई भी भोजन खाते हैं, यानी भोजन का लेते हैं, तो भोजन का जब पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट बदलता है ग्लूकोज में। किस में बदलता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज मैंने पहले ही कहा है, आप यदि वीडियो स्किप करते हैं तो आप अपने ही लिए नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए आप खुद सोचिए, 7 और 8 की विज्ञान पढ़ना, और हमें यदि 2 घंटे में विज्ञान पूरी हो रही है, अर्थात 3 मॉडल पेपर 6 घंटे में पूरे हो रहे हैं, तो यह तो हमारे लिए लाजवाब है। क्योंकि 2 साल का सबमेटर आप जब प्यारे बच्चों 2 ही घंटे के अंदर पढ़ना चाहते हो, और हम यह इतना समय चाहते हैं कि इनमें से ही प्रश्न रिपीट हो, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप वीडियो को अच्छे से देखें, नोटबुक में कॉपी में उतारते रहें, और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। हमारा उद्देश्य यही है, एनएनएमएस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम जो हैं वो क्वालिफाई हों और उन्हें आर्थिक सहायता मिले। तो चलिए यहाँ समझते हैं। तो जब भी हम कोई खाना लेते हैं उसमें यदि कार्बोहाइड्रेट है तो उसका पाचन अंत में किस में होता है, ग्लूकोज में। यह ग्लूकोज हमारे रक्त में अवशोषित हो जाता है। अब समझते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने 7-8 केले एक साथ टपका लिए, यानी खा लिए। अब क्या होगा, ये केले से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज रक्त में चला जाएगा। मान लीजिए बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया, तो ऐसा तो है नहीं उसको एनर्जी एक साथ मिलेगी। हमारे शरीर में क्या करता है, इंसुलिन आता है, इंसुलिन ये क्या करता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन प्यारे बच्चों, नाम भी आप यहाँ पे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है तो यह ध्यान रखें, हम यहाँ पे कह रहे हैं केले जैसे मैंने लिए, अर्थात ग्लूकोज। ग्लूकोज को ये जो आपका इंसुलिन है वो किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में। किस में, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, हमारे यकृत में जो है वो एकत्रित हो जाता है, यानी हमारी जो लीवर में है वो इकट्ठा होता रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे ही हमारे शरीर ने, मान लीजिए एक दिन आपने केले 10 टपका लिए,
खा गए लेकिन बाद में आपको केड़े नहीं मिले या खाना नहीं मिला, तो मान लीजिए जब आपके शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो ये ग्लाइकोजन वापस शरीर को धीरे धीरे ग्लूकोज देता है। जैसे हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो आप क्या करते हो, उन पैसों को मम्मी या पापा को दे देते हो। फिर जैसे आप मांगते हो तो आपको कभी 2 रुपया, कभी 5 रुपया, कभी 1 रुपया ये मिलता है। तो इसी प्रकार यह क्या करता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है, ये ग्लाइकोजन यकृत में चला जाता है, आवश्यकता अनुसार ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदलता है। लेकिन इंसुलिन यदि हमारे शरीर से स्रावित ना हो तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा, जिससे हमारे रक्त में ग्लूकोज का मान बढ़ जाएगा, अर्थात हम कहेंगे इससे क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। तो चलिए इसका परीक्षण हम देखते हैं। मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति पेशाब करता है और पेशाब करने पर उसके पेशाब के पास में यदि काले काले मकोड़े आके इकट्ठे हो जाते हैं, तो यह ध्यान रखें मकोड़े आके इकट्ठे हो गए तो मान लीजिए एक बार की कोई बात नहीं है, जब भी व्यक्ति को वहाँ पेशाब करता है तो बार बार वहाँ मकोड़े आके इकट्ठे हो जाते हैं। इसका मतलब है उसे कौन सी बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, मधुमेह की बीमारी है, क्योंकि ये काले काले मकोड़े ग्लूकोज के पास में आके इकट्ठे होते हैं, अर्थात हमारा जो ग्लूकोज है वो मूत्र के साथ बाहर आने लग जाता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया इंसुलिन क्या होता है। अब इंसुलिन का स्त्रावण कौन करता है, इंसुलिन का स्त्रावण करती है हमारी जो अग्नाशय की लेंगरहैंस दीपिकाएं की बीटा सेल कौन सी करती है, बीटा कोशिका। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अग्नाशय में लेंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिका इंसुलिन का स्त्रावण करती है। तो चलिए यह आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से विलुप्त जंतु है। तो यहाँ पे आपने वैसे ही आपको पता चल गया, तारा मछली, समुद्री घोड़ा, कोआ का अगला तो बोत है डायनासोर। कौन सा हो गया, डायनासोर। फ्रॉम द फ्लोइंग द एक्सटिंक्ट एनिमल इज डायनासोर। फिर नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पक्षी है, यानी द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान इज। बताइए राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, गोडावन। यह कोई ज़्यादा समझने का नहीं है, डायरेक्ट रटने का प्रश्न है। तो चलिए गोडावन है वो राजस्थान का राज्य पक्षी है। जलीय जीवों में श्वसन होते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है प्यारे बच्चों, ध्यान रखें। जलीय जीवों में श्वसन होता है सबसे पहले फेफड़ों में, जो उच्च वर्ग के प्राणी हैं जैसे मानव में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। फिर कुत्ते में भी इसी प्रकार से होते हैं, बकल्डी में भी इसी प्रकार से होता है। और यहाँ पे जो गलफड़े हैं गिल्स, वो जलीय जीवों में द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एक्वाटिक एनिमल इन थ्रू, तो हम कह सकते हैं गिल्स यानी गलफड़े। रंध्र के द्वारा किस में होता है, स्टोमेटा के द्वारा प्यारे बच्चों, ये होता है पादप में। और पादप की पत्तियों के निचले अधिचरम में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, यानी जो द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स कंटेन स्टोमेटा, यानी ये रंध्र पाए जाते हैं। तो चलिए आपने यहाँ पे देख लिया। अब यह ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जो जलीय जीव होते हैं उनका शरीर धारारेखीय होता है। कैसा होता है, धारारेखीय, वी शेप में, आगे से पीछे से नुकीला होता है और बीच में से चौड़ा होता है, जो इसको जल में तैरने के लिए अनुकूलन बनाता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर मानव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्ट बाय खोपड़ी, हुमरस, अल्ना और फीमर। तो यहाँ हम थोड़ी सी चलते हैं क्या कंटेंट है। तो इसमें कंटेंट को देखने के लिए हम देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हमने देखा मस्तिष्क खोपड़ी में पाया जाता है, ये इसकी सुरक्षा करता है। जो हुमेरस है प्यारे बच्चों, ये क्या होती है, जैसे चलिए समझते हैं। ये हमारा मान लीजिए हाथ है, तो ये हुमरस, ये जो कंधे वाली है हड्डी, इसे हुमरस कहते हैं। और जो अल्ना है वो क्या होती है, ये इसके पास में प्यारे बच्चों एक हड्डी है, जो ये आप यहाँ पे देखना, इस हड्डी में जो आपके हाथ के कोहनी के जो नीचे वाली हड्डी जो है हिस्सा,
वो कहलाता है, इसमें रेडियस और अल्ना 2 हड्डियां पाई जाती है। तीसरा है फीमर। ये फीमर कौन सी हड्डी है प्यारे बच्चों? जो हमारी जांघ की हड्डी होती है वो क्या कहलाती है? फीमर कहलाती है। और यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दाब का मात्रक है। तो यहाँ आपने देख लिया होगा, ये खोपड़ी आपका क्या होगा? सही आंसर होगा इसमें। दाब का मात्रक है। चलिए द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। न्यूटन प्यारे बच्चों बल का मात्रक होता है। मीटर प्रति सेकंड यह चाल का भी होता है और प्यारे बच्चों वेग का भी होता है। किसका होता है? चाल और वेग का। और यहाँ पे जूल है, ये किसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पर जो जूल है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है? ऊर्जा का। अब हम कहते हैं दाब का मात्रक। तो दाब का मात्रक जो एसआई में है वो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। अब हम देखते हैं दाब क्या होता है प्यारे बच्चों। दाब होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक एरिया का मात्रक क्या होगा? यानी हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों जो दाब हमारे पास में है, दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। एरिया का हमें पता है क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई ये दोनों ही क्या होते हैं? मीटर में होते हैं। तो हम क्या से कह सकते हैं? न्यूटन और मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे हम दाब का मात्रक कह सकते हैं, या तो हम कह सकते एसआई में यदि मात्रक पूछता तो होता पास्कल। क्या होता? पास्कल। दाब का एसआई में मात्रक है पास्कल। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल। तो हम कह सकते हैं न्यूटन बल का है, क्षेत्रफल का है मीटर स्क्वायर। तो इसको एग्जामिनर इसी प्रकार से भी लिख सकता है n-2। यह भी ध्यान रखें क्योंकि मीटर n न्यूटन है और मीटर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो प्यारे बच्चों माइनस का 2 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा। फिर है सीपीयू भाग है, द पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू किसका भाग होता है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सीपीयू भाग है मेमोरी का। किसका भाग है? मेमोरी का। कीबोर्ड, स्कैनर, माउस। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा सीपीयू हमारे पास में है मेमोरी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चाल का सूत्र है। चाल क्या होती है प्यारे बच्चों? तो सब समझते हैं। द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज। द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज क्या होगा? चाल बराबर होती है दूरी बट्टा समय। ध्यान रखें, दूरी बट्टा समय। क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। अब हम कहें तो देखिए तय की गई दूरी बट्टा दूरी में लगा हुआ कुल समय। तो यहाँ हम देखते हैं क्या सूत्र होता है? तय की गई दूरी, दूरी तय करने में लगा हुआ कुल समय। चाल बराबर समय बट्टा दूरी, यह भी क्या होगा? आपका गलत होगा। चाल बराबर दूरी गुणा समय, यह गलत होगा। चाल बराबर भार गुणा दूरी, यह गलत होगा। चाल का सूत्र होगा दूरी बट्टा समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो आप ये समझ जाना कि चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो यहाँ पर जो चाल का मात्रक है, दूरी का मात्रक प्यारे बच्चों मीटर होता है और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर बट्टा सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जामिनर मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड -1। यह चाल का मात्रक है और चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। अब यदि एक प्रश्न आता है, मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है और अगला यहाँ कहेगा प्यारे बच्चों यहाँ पे दूरी है y में और यहाँ पे दिया हुआ है समय। इसके बीच में एक ये ग्राफ खींचता है सीधी रेखा। बताइए ये जो ढाल है प्यारे बच्चों, ढाल किसको दर्शाता है? तो यहाँ पे चलिए इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। आज हम 15 प्रश्न लेकर आएंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में और 15 प्रश्न लेके आएंगे जिससे आपका वीडियो भी आपको लेंथी न लगे। तो यहाँ चलिए ढाल प्यारे बच्चों क्या होता है?
एक्चुअल में जो ढाल होता है वो दर्शाता है टेन थीटा को। किसको? टेन थीटा को, जिसको हम कहते हैं स्लोप। ढाल को कहते हैं स्लोप। चलिए हम देखते हैं। टेन थीटा प्यारे बच्चों क्या होता है हमारे पास में? लंब बट्टा आधार। आधार यानी जो वर्टिकल लाइन है वो बट्टा डिवाइड बाई बेस, ये हमारे पास में होता है। अब हम कहेंगे लंब किसे कहते हैं? तो यहां देखिए, इस वाली रेखा को तो कहते हैं लंब, और इस वाली रेखा को क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार। यानी बेस ये होगा, ये वर्टिकल लाइन होगी तो ये लंब होगा। तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास में टेन थीटा क्या आता है प्यारे बच्चों? ढाल आता है लंब बट्टा आधार। तो लंब में मेरे पास में क्या था? दूरी, और आधार में क्या था? समय। तो हम कहेंगे लंब में मैंने क्या लिखी? दूरी लिखूंगा, और आधार में क्या लिखूंगा? समय। तो बताइए यहाँ टेन थीटा क्या आएगा? अभी मैंने बताया था टेन थीटा प्यारे बच्चों आपके पास में आता है, टेन थीटा है वो वैल्यू आती है चाल की। किसकी आती है? चाल की। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, अर्थात मैं कह सकता हूँ लंब बट्टा आधार। दूरी ऊपर है, समय नीचे है, तो इसका ढाल किसको दर्शाएगा प्यारे बच्चों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ पर दी हुई है दूरी और इधर दिया हुआ है समय, और ग्राफ ऐसा आ जाए, तो इसका मतलब जो ढाल है यानी जो स्लोप है यानी टेन थीटा है वो किसको दर्शाता है? चाल को दर्शाता है। तो ये ध्यान रखें कि दूरी व समय के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो उसका ढाल चाल को दर्शाता है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। और यदि आपको ऐसा प्रश्न दे दे, यहाँ पे दे दे दूरी और यहाँ दे दे समय, तो बताओ ये किस प्रकार की चाल है? तो यहाँ देखना, यह एक समान चाल है, अर्थात समान समय में समान दूरी तय की जाती है। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस चाल को क्या कहते हैं? समान चाल कहते हैं। अर्थात इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे किलो यानी यहाँ लगा हुआ है मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। इसमें लेता है 2 मिनट, इसमें 4 मिनट, इसमें 6 मिनट, इसमें 8, इसमें 10। तो देखिए प्रत्येक मीटर पर वो 2 मिनट का समय ले रहा है। तो हम कह रहे हैं जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे समान चाल कहते हैं। और इसमें जो चाल होती है प्यारे बच्चों, इसमें जब दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है। असमान चाल क्या होगी प्यारे बच्चों? इसी को ही समझते हैं। ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, ये 3 है, ये 4 है। एक व्यक्ति यहाँ पे 2 मिनट लेता है, यहाँ पे 3 मिनट लेता है, या 4 लेता है, या 5 लेता है, या 6 लेता है। क्यों लेता है? वो थक जाता है। तो देखिए समान समय में समान दूरी तय नहीं करता है। तो इसमें यदि आपको इस प्रकार से ग्राफ दे दे प्यारे बच्चों, तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा? हम कह सकते हैं ये ग्राफ होगा असमान चाल का। यानी इसमें क्या होता है? दूरी और समय के मध्य क्या है? एक सीधा संबंध नहीं आता है। तो चलिए यह प्रश्न आपका क्लियर चाल का हो गया होगा। एक और ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, चाल एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। इसी प्रकार आपके 7वीं में एक कंटेंट दिया हुआ है वेग। देखिए आपको वेग में क्या करना है? वेग में दूरी की जगह लिखना है विस्थापन। क्या लिखना है? विस्थापन। और यहाँ क्या होगा? समय। तो यह ध्यान रखें, हम कह सकते हैं एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? चलिए हम समझते हैं विस्थापन। मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर विस्थापन के बारे में हम बात करते हैं। तो एक कोई वर्ताकार पथ है, इससे व्यक्ति यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करता है और यहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ पर देखिए हम कहते हैं दूरी तो क्या होगी? दूरी होती है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, यानी उसने कुल कितनी पथ की लंबाई है वो दूरी कहलाती है। विस्थापन क्या कहलाता है? किसी वस्तु के यह बिंदु ए है, यह बिंदु बी है, यानी किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ पर आप समझ गए। चलिए हम समझते हैं। मान लीजिए आपका हाथ यहाँ है, आप किसी बॉल को उछाल रहे हैं और ये वापस यहाँ आ जाती है। तो आपको कहिए बताइए इसका विस्थापन कितना हुआ प्यारे बच्चों? जब आपकी बॉल यहाँ से उछली और वापस हाथ में आ गई तो प्रारंभिक बिंदु और न्यूनतम बिंदु के बीच में दूरी कितनी थी? 0। तो विस्थापन हुआ 0। और दूरी कितनी हुई प्यारे बच्चों? h ऊपर गई, h नीचे आई, दूरी हुआ 2h। चलिए मुझे बताइए
एक पिंड है, वर्ताकार पथ, एक व्यक्ति यहाँ से चलता है, दौड़ता हुआ जाता 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 जाता, नाचता गाता यहाँ जाता है, वापस यहाँ आ जाता है। बताओ विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन हुआ प्यारे बच्चों इसका 0। और दूरी का मान कितना हुआ? क्योंकि वर्त की जो परिधि होती है उसका मान होता है 2πr। तो ये ध्यान रखें। अब हमें कहा जाता है वेग बराबर क्या होता है? वेग को v से दर्शाते हैं। विस्थापन जो प्यारे बच्चों होता है उसको किससे दर्शाते हैं? s से। और समय को किससे दर्शाते हैं? t से। अब वो का वही ग्राफ आएगा। आप जैसे ऐसे ग्राफ खींचोगे तो यहाँ पे आपने लिखा विस्थापन और यहाँ पे लिखा समय। तो ढाल किसको दर्शाएगा? आप कहोगे स्लोप है tan थीटा। ये किसको दर्शाता है प्यारे बच्चों? वेग को। किसको? वेग को। यानी विस्थापन व समय के मध्य जो ग्राफ आता है उसका ढाल वेग को दर्शाता है, यह ध्यान रखें। और वेग क्या है प्यारे बच्चों? वेग हमारे पास में है एक सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। यानी वेग क्या है? सदिश राशि है जिनकी दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। यानी वे राशियाँ हम कहीं सदिश राशि कौन सी होती है? तो हम कहेंगे वे राशियाँ जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। यानी इनकी परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। और चाल क्या होती है? यानी अदिश राशि है। वे राशियाँ जिनका परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। तो यह कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत को देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? विच मिरर इज यूज्ड बाय द डिस्टेंस टू सी द टीथ ऑफ द पेशेंट? तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो दर्पण आता है वो होता है कॉनकेव जो है हमारे पास में दर्पण, अर्थात अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, निम्न में से पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? विच ऑफ द सब्सटेंस इज यूज्ड इन द थर्मामीटर ऑफ द फ्लोइंग? तो यहाँ पे आता है पारा यानी मरकरी। इसका संकेत होता है Hg। मर्क्यूरी यानी पारा। चांदी ध्यान रखना प्यारे बच्चों विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है यानी बेस्ट कंडक्टर होती है। और सोडियम प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबा के रखते हैं। यानी केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। ये क्या कर लेता है? वायु में आग पकड़ लेता है। अत्यंत क्रियाशील होने से वायु में आग पकड़ लेता है, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबो के रखते हैं। एक हम कहेंगे लाइक करो ना, हम कहते हैं लाइक करे ना। तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम ये धातु क्या होती है प्यारे बच्चों? इतनी मुलायम होती है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो यह आपका कंसेप्ट देखिए कितना अच्छा क्लियर हो गया। फिर हम प्यारे बच्चों आगे, आज समय बहुत ज़्यादा हो गया है, 16 से लेकर 35 तक के प्रश्नों को कल हल करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें और न्यू कंसेप्ट क्लासेज पर आप विश्वास रखें। आपके जो एनानमस के एग्ज़ाम से पहले आपके सामाजिक विज्ञान और जो रीजनिंग है तमाम फैक्ट आपके अच्छे से हल करा दिए जाएंगे। तब तक धन्यवाद।